नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें। कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आप सभी को संजय पांडे का नमस्कार। श्रोताओं, कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए मास्क लगाने, आसपास के लोगों से 2 गज की दूरी रखने और साबुन से हाथ धोने की आदत तो हमारी बन चुकी है। साथ ही कोरोना काल में हमारी जीवन शैली भी बदल चुकी है। अब हमें ज्यादातर कामकाज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या ऑनलाइन करने होते हैं। श्रोताओं, बदली हुई जीवन शैली को आसान बनाने के लिए इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम समय समय पर विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशेषज्ञों से आपकी मुलाकात करवाएं, ताकि उनके द्वारा दी गई जानकारियां आपके लिए उपयोगी रहें। श्रोताओं, कुछ बच्चों को जन्म से ही सुनाई नहीं देता, तो कुछ बच्चे शुरू से ही बोलते समय तुतलाते हैं या हकलाते हैं। यदि इस पर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो बाद में ये बड़ी समस्या बन जाती है। तो इसका समाधान कैसे किया जाए और कोरोना काल में इसके निदान के लिए हमारे पास क्या विकल्प हैं, इस बारे में फोन पर हमने बातचीत की वाक एवं श्रवण विशेषज्ञ स्पीच पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर अनु नागरकर से। डॉक्टर अनु नागरकर जी, इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। मैडम, कई बार ऐसा होता है कि जब बच्चे की बोलने की उम्र होती है और बच्चा बोलना शुरू नहीं करता, तो उनके अभिभावकों को चिंता होती है कि ऐसे समय में क्या किया जाए। तो ऐसे अभिभावकों के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगी? जी, ऐसा है कि नॉर्मल शेड्यूल में 6 महीने में बच्चा कुछ कुछ आवाजें निकालना शुरू करता है, जैसे बाबा, मामा। और जब तक उसका पहला जन्म दिवस होता है, 1 साल का बच्चा जब होता है, तब तक वो और आवाजें निकालना शुरू कर देता है। लेकिन अगर बच्चे को जन्म से ही कोई सुनने की प्रॉब्लम है, तो या उसको सुनाई नहीं देता है, तो उसका जो बोलना है वो भी पीछे रह जाता है बाकी लोगों के कंपैरिजन में। तो 6 महीने तक हम एक बच्चे को सुनाई देता है या नहीं देता है, उसको बोलने के आधार पर हम उसमें डिफरेंस नहीं देख सकते। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, तो जो बच्चे को अपनी आवाज सुनाई देती है वो उसको एंजॉय करता है, तो और आवाजें निकालता है। लेकिन जिस बच्चे को सुनाई नहीं देता है, वो धीरे धीरे करके जो बाबा, मामा आवाज निकाल रहा था वो भी बंद हो जाती है। तो हमें बहुत जरूरी है कि बच्चों का सुनाई का जांच होना चाहिए। तो आजकल जो नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग प्रोग्राम सब जगह चलता है, उसमें यही है कि जब बच्चा अस्पताल से छुट्टी होती है डिलीवरी के बाद, मदर की और बच्चे की, तो बच्चे का सुनाई का टेस्ट हो जाना चाहिए, ताकि पता लगे कि बच्चे को जन्मजात कोई सुनाई की दिक्कत तो नहीं है। और अगर बच्चा 1 साल तक कोई आवाज नहीं निकाल रहा है, कुछ भी बोलना शुरू नहीं किया है, तो माता पिता को जरूर एक ईएनटी सर्जन या एक वाक एवं श्रवण विशेषज्ञों को जाके बताना चाहिए, पूछना चाहिए कि कहीं बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है। तो सुनाई ना देना एक कारण है, लेकिन बच्चा अगर मंदबुद्धि है तो भी बच्चा बोलना नहीं सीखेगा, क्योंकि हमें कुछ भी सीखने के लिए हमारे दिमाग जो है उसका डेवलपमेंट होना जरूरी है। तो ये 2 बहुत ही प्रमुख कारण हैं जिनसे बच्चा बोलना नहीं सीखता है बाकी बच्चों के उम्र के हिसाब से। और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन ये 2 बहुत इम्पोर्टेंट कारण हैं। मैडम, आपने बताया कि बच्चा चूंकि सुन नहीं सकता, इसलिए उसका बोलना भी शुरू नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी कभी क्या इस तरह के भी कुछ केस हो सकते हैं जिसमें वो सुन तो सकता हो, उसके बावजूद वो बोल नहीं सकता हो? जी, जैसे मैंने कहा कि अगर बच्चा मंदबुद्धि है, अगर बच्चे को प्रॉपर स्पीकिंग एनवायरनमेंट नहीं मिला है। देखिए, हम जो बोलना है, बच्चे जो हैं जब वो 6 महीने से पहले या जब तक वो बोलना नहीं सीख रहे हैं, आसपास
जो उनके लोग हैं उनकी आवाज सुन के, उनकी बात सुन के ही पहले वो सुनते हैं, फिर समझते हैं और उसके बाद उसी तरह से बोलने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा ये है कि पेरेंट्स दोनों वर्किंग है, दोनों अपने ऑफिस चले जाते हैं, बच्चा जो है या डे केयर सेंटर में रहता है या मेड के पास रहता है जो कोई बात ही नहीं करती है, तो बच्चे को एक एनवायरनमेंट नहीं मिला जिसमें कि वो बोल सके। या अगर बच्चे के माता पिता भी मूक और बधिर हैं तो वो उसके बच्चे को सुन रहा है या नहीं सुन रहा है उनको नहीं पता लग रहा है, और वो भी क्योंकि खुद बोलते नहीं तो इसके बच्चे को एक ऐसा प्रॉपर वातावरण नहीं मिल रहा जिसमें कि उसको बोलचाल की उसका प्रशिक्षण हो सके जी। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हमको देखनी है कि बच्चे को एनवायरनमेंट का असर है, सुनने का असर है, या बच्चा मंदबुद्धि के कारण बच्चा बोल नहीं पा रहा है। जी, ये तो मंदबुद्धि या श्रवण शक्ति में कमी होने की वजह से बच्चा सुन नहीं पाता, इसलिए नहीं बोल पाता। कभी कभी ये देखने में आता है कि बच्चा बोलता तो है और शुरू में उसकी तोतली जुबान बहुत अच्छी लगती है, लेकिन समय के साथ साथ ये होता है बहुत से बच्चों में कि वो इसी तरह से तोतलाते ही बोलते हैं या कुछ शब्द तोतलाते हैं। तो ये कैसे स्थिति ये निर्मित होती है और इसका क्या निदान है? हाँ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो उसकी तोतली आवाज घर वालों को बहुत अच्छी लगती है, वो उसको बहुत एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट बहुत सब पेरेंट्स जो है वो भी बच्चों के साथ तोतली भाषा में ही बात करते हैं जी। तो अगर आप उसको रोकेंगे नहीं, आप उसको करेक्ट नहीं करेंगे और उसी को में लगे रहे तो धीरे धीरे वो बच्चे की वो आदत बन जाएगी। बहुत देखा गया है कि अगर बच्चा ऐसे शुरू में कुछ तुतला के बोलता तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है तो वो बच्चे की आवाज भी साफ हो जाती है। लेकिन अगर बच्चे को कोई विकार है, जैसे उसकी जीभ अगर बहुत मोटी है या उसके तालू में कोई सुराख है या उसकी जो जीभ है वो नीचे जुड़ी हुई है जिसको हम तंदुआ बोलते हैं, तो उसके कारण बच्चे की जीभ उठ नहीं पाती है, या बच्चे को जो क्लेफ्ट लिप और पैलेट है, जैसे मैंने बोला कि तालू में कुछ सुराख है या उसका होंठ कटा हुआ है, उसकी प्रॉपर जो सील बननी चाहिए आवाज से तो वो नहीं बन पाती है, या हवा जो है वो मुंह से निकलने की बजाय नाक से निकल जाती है, या उसको जब अगर डीरेजल वॉइस होती है कि अगर उसके एडिनॉइड्स जो है वो बढ़े हुए हैं, टॉन्सिल्स बढ़े हुए हैं, तो वो जो है उसकी आवाज जो है वो बंद जैसे वो आती है। तो अगर जीभ का कोई प्रॉब्लम है कि जीभ ऊपर प्रॉपरली उठ नहीं पा रही है, या जो जीभ है वो बहुत मोटी है, वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रही है, तो अगर बच्चे के जो दांत है वो ठीक नहीं आए हैं, ये दांतों के बीच में स्पेस बहुत ज्यादा है, तो जब वो बोलता है जैसे स श वाले शब्द जो हैं तो वो हवा बीच में से निकल जाती है। तो उस तरह की ये है कि उसके कारण भी ये तुतलाने की प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि ये प्रॉब्लम तभी होती है जब बच्चों को माता पिता या बाकी घर के लोग जब वो तुतला के बोल रहे हैं उनको टोकते नहीं। तो सबसे पहले हम माता पिता को यही बताते हैं कि बच्चे अगर स्पष्ट नहीं भी बोल रहे हैं तो भी उनको बाकी सब लोगों ने उनके साथ एकदम साफ आवाज में बात करनी है, तुतला के नहीं बोलना है। देखिए हर आवाज जो है जैसे क ख ग है वो एक बच्चा एक पर्टिकुलर आयु में है, र अड़ स श जैसे शब्द है वो बच्चा 5 से 6 साल की उम्र तक ही मास्टर कर पाता है। बहुत से बच्चे पहले भी सीख जाते हैं लेकिन हम लोग तब तक वेट कर सकते हैं। तो अगर उस पर्टिकुलर आयु के हिसाब से बच्चे ने उस आवाज को निकालना स्पष्ट रूप से नहीं सीखा है तो इसका मतलब है कि आपको डॉक्टर के पास ले जाके उसको दिखाना पड़ेगा ताकि वो कारण जांच कर सके और उसके बाद उस बच्चे को सही तरीके से बोलने का तरीका सिखा सके। मैडम, इसी से जुड़ी एक समस्या होती है जिसे कहते हैं हकलाने की समस्या। तो ये तुतलाना और हकलाना ये किस तरह से अलग है? हाँ जी, ऐसा है कि तुतलाना का मतलब है कि बच्चा स्पष्ट नहीं बोल रहा है, मतलब जैसे कौवा को तौवा बोल रहा है, रोटी को लोटी बोल रहा है। और हकलाना का मतलब है कि बच्चे को बोलना आता है, वो स्पष्ट शब्दों का उच्चारण कर सकता है, लेकिन जब वो बोलता है तो वो बीच में रुक जाता है, बोलते बोलते अटक जाता है। जैसे अगर उसको बोलना है कि मम्मी मुझे बाजार जाना है तो वो इस तरह से कुछ बोलेगा, मम्मी मुझे बाजार जाना है, तो वो जोर दे रहा है, वो मुंह खोल रहा है, नहीं निकल रहे हैं,
बच्चे का चेहरा एकदम लाल हो जाता है या वो अपने हाथ पैर को कुछ इस तरह से मूवमेंट करता है कि बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है जी, तो उसको जो है वो हम बोलते हैं हकलाना। बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे अगर घर में कोई हकलाता है या आपके नेबरहुड में किसी को आपने हकलाते हुए देखा है तो आप उसको अनकॉन्शियसली थोड़ा सा कॉपी करते हो, क्योंकि बच्चे मजाक उड़ाते हैं कि वो सही तरीके से नहीं बोल रहा है, तो उसमें भी आप ये कर सकते हो। या जब बच्चा बोलना शुरू करता है तो बच्चे की जो लैंग्वेज है, जो उसकी वोकैबुलरी है, वो एडल्ट वोकैबुलरी से कम रहती है। लेकिन पेरेंट्स इतने ज्यादा एक्सपेक्टेंट रहते हैं, वो उनको परफेक्शनिस्ट रहते हैं कि नहीं सब कुछ एकदम हमारा बच्चा एकदम परफेक्ट होना चाहिए, सब कुछ सही तरीके से उसको करना चाहिए। तो हर छोटी चीज के लिए बच्चे को टोकते हैं, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे मत बोलो, ये क्यों नहीं कर रहे हो, वो देखो वो कैसे अच्छा बोलता है, दीदी तुम्हारी कितना अच्छा बोलती है। तो वो जो कंपैरिजन है उससे बच्चे में एक हीन भावना आ जाती है। उस हीन भावना के कारण बच्चा जब बोलता है तो उसको डर लगता है कि अगर मैंने बोला और अगर मम्मी या पापा के हिसाब से वो चीज नहीं हुई तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो उस बच्चे में वो हीन भावना के कारण वो अटकना शुरू कर देता है और वो धीरे 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 वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जाती है, उसके डर बढ़ते जाते हैं। क्योंकि वो क्या करता है, एक जो शब्द वो नहीं बोल पाता है उसको वो एक आसान शब्द से सब्स्टिट्यूट कर देता है और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि उसको कोई शब्द नहीं मिलता है जिसके लिए वो पहले वाले शब्द के लिए वो इस्तेमाल कर सके। तो वो धीरे धीरे जो प्रॉब्लम्स है वो बढ़ती जाती हैं कम होने की बजाय। इसलिए जब 5 साल से छोटे उम्र के बच्चे अगर पेरेंट्स लेके आते हैं कि उसको हकलाने का प्रॉब्लम है तो हम पेरेंट्स को सबसे पहले यही समझाते हैं कि आप बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेशराइज मत कीजिए। कभी कभी बच्चा जब स्कूल चेंज करता है, फ्रीक्वेंटली उसका स्कूल चेंज होता है, फ्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, अपने घर चेंज किए, लोकेलिटी चेंज हो रही है, तो वो सब कारण भी जो है वो इसमें आते हैं कि बच्चे के ऊपर एक साइकोलॉजिकल स्ट्रेस पड़ रहा है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा उसको हो रहा है। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, लेकिन वो डर के मारे वो अपने आप को बोल नहीं रहा है और उसकी जो आवाज है वो धीरे धीरे जो है वो बोलने का तरीका जो है वो खराब हो जाता है। जी, बाल मनोविज्ञान का किस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी आपने अभिभावकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। मैडम, बातचीत का सिलसिला हम आगे जारी रखेंगे। इस बीच हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का पहला गीत बताएं आज के कार्यक्रम का। जरूर। ये इम्तिहान तो मूवी है 1974 की जी, उसका गाना रुक जाना नहीं तू कहीं हार के जी, ये बहुत ही मोटिवेशनल सॉन्ग है, बिल्कुल इंस्पिरेशनल सॉन्ग है, बहुत सुंदर गीत है। तो आइए सुनते हैं आपकी पसंद पर फिल्म इम्तिहान का ये गीत। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सूरज देख रुक गया है तेरे
बहार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही, ओ राही ओ राही। हाय मेरे हाथ, ये बाल्टी कंघा छूते ही मेरे हाथ तो वायरस बन गए। मेरा गला पकड़ लिया, तभी वो आया, बोला सेल्समैन शौचा सिंह बस 20 सेकंड की धुलाई और खेल खत्म। पूछा तुम कौन? बोला मैं तेरा साबुन, और सपना टूट गया। सपना फिल्मी है पर साबुन ही है, ऐसे वैसे कैसे भी वायरस और देखी अनदेखी गंदगी से निपटने का सबसे वफादार यार। ध्यान रहे 20 सेकंड तक साबुन से हाथ धोना, खासकर 4 मौकों पर, यानी जब शौच को जाओ, जब बाहर से आओ, बच्चों का मल साफ करने के बाद, खाना खाने, पकाने और परोसने से पहले। तो चलो साबुन पर हाथ रखकर खाओ कसम, हाथों को वायरस नहीं बनने देंगे हम। स्वच्छ भारत अभियान पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा जनहित में जारी। श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं वाक एवं श्रवण विशेषज्ञ डॉक्टर अनु नागरकर जी से। मैडम, अभी कोविड काल चल रहा है और ऐसे समय में ये कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा जरूरी हो तभी हम घर से बाहर निकलें, या बहुत ज्यादा समस्या बड़ी हो तभी हम अस्पताल जाएं। लेकिन हर समस्या अपनी जगह बड़ी लगती है जो उससे पीड़ित होते हैं। तो अभी तुतलाने या हकलाने को लेकर किसी अभिभावक को लग रहा है कि उनके बच्चों में ये समस्या है, तो कोविड काल में किस तरह से आप मार्गदर्शन करना चाहेंगी, वो क्या कर सकते हैं? कोविड तो डेफिनेटली किसी ने भी नहीं ये सोचा था कि इतना लंबा खिंच जाएगा। तो बेस्ट ये है कि अभी ज्यादातर सभी लोगों के पास फोन तो अवेलेबल रहता है, तो आप एक वीडियो कॉल कर सकते हैं। वीडियो कॉल में आपको जो स्पीच पैथोलॉजिस्ट है वो पेरेंट्स को गाइड कर सकते हैं कि क्या किस तरह से क्या क्या करना है, तो वो सेशन हो सकता है। हम पेरेंट्स को ये गाइड करते हैं कि आप बच्चे की एक रिकॉर्डिंग कर दीजिए। जैसे बच्चे का अभी पहला भी परीक्षण नहीं हुआ है कि उसको प्रॉब्लम क्या है, डायग्नोसिस ही नहीं हुआ है जी। तो हम उनको ये बताते हैं कि आप एक रिकॉर्डिंग करके हमको ईमेल के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा कैसे भी अटैचमेंट भेज दीजिए, तो हम उसको रिकॉर्डिंग को सुन के एक बेसिक आइडिया हमें लग जाता है कि बच्चे को तुतलाने का प्रॉब्लम है, हकलाने का प्रॉब्लम है। तो जो भी है उसके हिसाब से हम एक वीडियो बना के कि क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो उनको एक भेज सकते हैं। अगर ऑनलाइन कुछ हो सकता है तो नथिंग लाइक इट कि हम उनको सेशन जो है वो ऑनलाइन दे सकते हैं। ज्यादा प्रॉब्लम आती है जब बच्चे को सुनता नहीं है, वो मशीन लगाता है या उसकी कॉक्लियर इम्प्लांट की सर्जरी हुई है, तो उसको जो थेरेपी देने के लिए गाइडेंस करना है, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि अगर एक ग्रुप बना सके कि हम किसी गूगल प्लेटफॉर्म पे या किसी पे हम इकट्ठे होके, ताकि उनको हम अलग अलग सबको बता सके एक ही बार में कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कि जो बेसिक से सेशंस है वो वैसे दिए जा सकते हैं। नहीं तो ये है कि अगर ये सब चीज अवेलेबल नहीं है, बच्चा पहले हमारे पास आ चुका है, तो हम एक होम ट्रेनिंग प्रोग्राम लिख के उनको दे देते हैं कि पेरेंट्स जैसे बच्चे को नहीं लेके आए, लेकिन अगर मदर या फादर में से कोई एक बार हॉस्पिटल में आके मिल सकता है, तो उनको कि पहले सप्ताह में आपने ये चीज करवानी है, दूसरे सप्ताह में आपने ये सिखाना है, तीसरे में फिर उसके बाद वो एक फॉलो अप दे सकते हैं। जी, तो ये आपने एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी कि कोरोना काल में भी हम इसके निदान की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। जी देखिए, तो हम क्योंकि छोड़ नहीं सकते हैं जी, क्योंकि अगर आपने उसको छोड़ दिया तो जो बच्चा अभी तक सीखा था वो भी भूल जाएगा। तो एक कंटिन्यूटी, जो थेरेपी है वो 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की चीज नहीं है, उसमें महीने लगते हैं। और जैसे जो सुनाई ना देने वाले जो बच्चे हैं, उनकी जो थेरेपी है उसमें 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग जाते हैं। जो बच्चे बिल्कुल बोलते ही नहीं है, उनको जो हम बोलना सिखाते तो भी वो लंबा एक प्रोसेस है और इट्स कंटिन्यूस प्रोसेस। तो हमने जहां कहीं वो छोड़ दिया, अब जैसे कोविड 9 महीने से 8 महीने से चल रहा है, तो अगर इतने दिन तक बच्चों का नहीं हुआ तो फिर बच्चों को वापस उस मोड में लेके आना
कि आपने ये करना है, ये सीखना है, तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए कुछ ना कुछ चलते रहना चाहिए। तो थोड़ा बहुत जो भी हो, तो हमारा ये प्रयास रहता है कि कुछ छूटे ना और थोड़ा थोड़ा करके चलता रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही है। तो मैडम, यदि अभिभावक संपर्क करना चाहें कि वो कहाँ जाएं, क्या करें, तो उनके लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे कि उन्हें कहाँ संपर्क करना चाहिए? देखिए, जैसे एम्स में जो हमारा सेंटर है, हमारी ओपीडीज कभी भी बंद नहीं हुई जी, तो वो खुली है। जो भी लोग जिनको जरूरत है वो लोग आते हैं, अपना करके जाते हैं। तो अगर कोई पेरेंट्स, जो बीच में जब एक टाइम था जब कोई बस सेवा भी नहीं चल रही थी, व्हीकल्स भी नहीं, कुछ भी अलाउड नहीं था, लॉकडाउन था, कंप्लीट लॉकडाउन था, तब तो बहुत दिक्कत था। लेकिन अभी अगर कोई आना चाहे तो वो आके अपना लेसन लेके जा सकते हैं। यहाँ पे है मेकाहारा में ये सुविधा है, तो वहाँ भी मेरे ख्याल से ऐसा कुछ होना चाहिए कि उनकी भी ओपीडी थोड़ी बहुत जो चल रही होगी, या जो आपके जो जिस स्पीच पैथोलॉजिस्ट से आप अस्पताल में या प्राइवेट में आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो उनको आप फोन करके आप उनसे जरूर गाइडेंस ले सकते हैं और लेना भी चाहिए। और ये हमारा एक दायित्व है, एक कर्तव्य कारण कि बिल्कुल हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम उनको जो भी मदद हो सकती है उसको जरूर करें। और समय क्या है मैडम इसका? सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। जी, तो हमारे श्रोता प्रातः 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक एम्स रायपुर में आकर संपर्क कर सकते हैं यदि उनके बच्चों में इस तरह की कोई समस्या है, न सुनने की, तुतलाने की या हकलाने की। जी। तो मैडम, इस बातचीत को हम आगे जारी रखेंगे। इस बीच मैडम एक गीत का समय हो रहा है, तो अब कौन सा गीत आप अपने श्रोताओं को सुनवाना चाहेंगे? जरूर जरूर। एक गोलमाल फिल्म है 1979 की। जी जी। उसका जो गीत है आने वाला पल जाने वाला है। जी, वाह, बहुत ही सुंदर रचना है। बिल्कुल, उसके बाद सुनवा दीजिए। बिल्कुल। बिता दो पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है। एक बार यूं मिली मासूम सी गली, एक बार यूं मिली मासूम सी गली, हो खिलते हुए कहा खुशबाश में चली, देखा तो यही है ढूंढा तो नहीं है पल जो ये जाने वाला है, ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो पल जो ये जाने वाला है।
एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, एक बार वक्त से लम्हा गिरा कहीं, वहाँ दास्तां मिली, लम्हा कहीं नहीं। थोड़ा सा हंसा के, थोड़ा सा रुला के, पल ये भी जाने वाला है। ओ आने वाला पल जाने वाला है। हो सके तो इसमें जिंदगी बिता दो, पल जो ये जाने वाला है। ओ आने वाला श्रोताओं, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं वाक एवं श्रवण विशेषज्ञ डॉक्टर अनु नागरकर जी से। मैडम, तुतलाने की या हकलाने की जो बच्चों की समस्या है, इसका समय पर यदि निदान शुरू किया जाए तो ये कितना ठीक हो सकता है? देखिए, जहाँ तक तुतलाने का संबंध है, अगर आप बच्चे को टाइम से ले आए, जैसे बच्चा 8-10 साल से ज्यादा ऊपर का नहीं है और बच्चे को कोई ऑर्गेनिक प्रॉब्लम नहीं है, जैसे अगर मैंने बताया कि अगर तालू में सुराख है तो सबसे पहले वो तालू का सुराख भरने के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। अगर जीभ जो है उसमें वो तंदुआ है तो वो टंग टाई जो है उसको कटवाना पड़ेगा। अगर होठ कटा है तो पहले उसको सिलवाना पड़ेगा। लेकिन अगर कुछ भी कारण नहीं है तो भी बच्चा तुतलाता है, तो अगर आप टाइम से लेके आते हैं और जिस तरह से आपको स्पीच पैथोलॉजिस्ट गाइड करते हैं उस तरह से आप बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं और बच्चे को सुनने में या बुद्धि में और कोई दिक्कत नहीं है, तो इन जनरल हम बोलते हैं कि 100% बच्चे ठीक हो जाते हैं। और जहां तक जो हकलाने का सवाल है, हकलाने में क्या है कि आप कई बार ऐसा है कि इतना लेट आते हैं कि जैसे हम 18 साल का कोई युवक आता है या 25 साल का कोई युवक आता है तो इसका और उसने तो हकलाना जो है वो तो नॉर्मली वही जब उसने बोलना शुरू किया तभी किया होगा। तो जो इतने साल का उसका हैबिट स्ट्रेंथ हो गया है उसको तोड़ने में वक्त लगता है। अगर बच्चे आते हैं तो बच्चे उनको जो प्रैक्टिस कराई जाए तो वो जल्दी ठीक हो जाते हैं। जब बड़े हो जाते हैं तो उनको कई बार ऐसा होता है कि नहीं अभी हमारा एग्जाम्स है, हमारा जॉब है, तो हम रेगुलर नहीं आ पाएंगे, हम प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ये जिस तरह से आप बता रहे हो वो नहीं कर पाएंगे। आजकल क्या है कि जब ये लोग आते हैं तो इतना गूगल सर्च करके आते हैं तो कुछ चीज ढूंढ ढांढ के हमने ये कर लिया, हमने तो एक चीज है कि आपको थेरेपिस्ट पे विश्वास होना चाहिए जी। दूसरा ये कि आपको कमिटमेंट चाहिए कि जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि जो हकलाने जैसी चीज है वो ओवरनाइट ठीक नहीं होती है। उसके लिए कोई दवा नहीं है कि आपने एंटीबायोटिक का एक कोर्स कर लिया और आप ठीक हो जाएंगे, तो वो प्रैक्टिस है। तो जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना सिंसियरली आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितनी जल्दी ठीक हो जाएंगे। सो वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि एक ये है, आपने ये किया और वो सब हल निकल आएगा, ऐसा नहीं है। सेम प्रॉब्लम, सेम सिवियरिटी, लेकिन डिफरेंट इंडिविजुअल्स अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, तो अलग अलग तरह से बिहेव करने के कारण उनका जो रिजल्ट है वो भी वेरी करता है। जी मैडम, तुतलाने और हकलाने के अलावा बहुत से लोग बहुत स्पीड में बोलते हैं, बोलते बोलते एकदम आवेशित से हो जाते हैं। बिल्कुल, तो, बिल्कुल, तो ये बिल्कुल आपने बहुत ही अहम चीज पूछी है जी। बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं। जहां हम बोलते हैं कि अटक अटक के बोलना स्टटरिंग है, तो जो लोग बहुत फास्ट बोलते हैं उसको हम क्लटरिंग कहते हैं जी। क्लटरिंग, इसका मतलब है कि
जैसे अगर किसी चीज को बोलने में आपको 5 सेकंड लगने चाहिए तो आप उस चीज को 2 सेकंड में बोल देते हैं जी। तो वो इतना एक के ऊपर एक हो जाता है कि सुनने वाले को समझ में नहीं आता। लेकिन इस प्रॉब्लम की सबसे बड़ी जो विशेषता है वो ये है कि जो बोलने वाला है उसको इस चीज का रियलाइजेशन बिल्कुल नहीं होता कि मैं इतना फास्ट बोलता हूँ कि दूसरे को समझ में नहीं आता है। जब उसको लोग बार बार टोकना शुरू करते हैं कि प्लीज रिपीट कीजिए, प्लीज थोड़ा धीरे बोलिए, तो उसको लगता है कि ये मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हैं। तो उसको भी ये एक बिल्कुल प्रॉब्लम है। इसमें लिंग्विस्टिक कंपोनेंट भी एडेड है, साइकोलॉजिकल कंपोनेंट भी एडेड है। तो उसके लिए भी आपको एक प्रॉपर थेरेपी की जरूरत है, जिससे कि आप, क्योंकि ये क्लटर में क्या है, ये स्पीड के साथ साथ वो जो शब्द बोलता है उनको बीच में खा जाता है। तो कुछ कुछ शब्द ऐसे रहते हैं कि वो बिल्कुल उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है, क्योंकि वो क्लैरिटी से नहीं बोले जाते। तो उनको हम धीरे धीरे बोलना सिखाते हैं, स्पीड कम करवाते हैं, स्पीड को रेगुलेट करवाते हैं, उनका टेम्पो रेगुलेट करवाते हैं। तो मॉड्यूलेशन जो है उसकी बहुत जरूरत पड़ती है हमें। जी, तो क्या मैडम ये समस्या भी ठीक हो सकती है? देखिए, समस्याएं जो है वो सभी कुछ हद तक और कुछ काफी हद तक ठीक हो जाती हैं, लेकिन समय एक बहुत बड़ी चीज है कि उसको कितना टाइम लगेगा। और जो भी व्यक्ति है जिसको ये प्रॉब्लम है उसकी कमिटमेंट बहुत जरूरी है कि जो बताएं वो करे, जितना बताएं उतना करे या उससे ज्यादा करे, ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। मैडम, अब हम चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का अगला गीत बताएं। अच्छा, ये है अनाड़ी फिल्म 1959 की जो है, किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो ना हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का,
जिंदा है हमी से नाम प्यार का, रिश्ता दिल से दिल के एतबार का। जिंदा है हमी से नाम प्यार का, के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। श्रोताओं, कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वाक एवं श्रवण विशेषज्ञ डॉक्टर अनु नागरकर। मैडम, बहुत से लोग तो आवाज की दुनिया से ही जुड़े होते हैं, उनका व्यवसाय ही आवाज से होता है, उनको आवाज का अपना बेहतर उपयोग मालूम हो जिससे अपनी आवाज का वो बेहतर उपयोग कर सकें, तो इस बारे में आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगी? हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो प्रोफेशनल वॉइस यूजर्स रहते हैं, जैसे टीचर्स, प्रोफेसर्स, पॉलिटिशियन, सिंगर, जो भी अपनी आवाज के ऊपर ही जिनका सब कुछ डिपेंड करता है, तो अगर ये सभी लोगों की जो आवाज है उसका एक रेंज रहता है कि कितना ऊंचा या कितना धीमा, लो पिच और कितनी हाई पिच, वो जो रेंज है वो सबकी अलग अलग रहती है जी। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग जब बात करते हैं, हमने बहुत बड़ी ऑडियंस को, बड़ी गैदरिंग को हमने एड्रेस करना है, लेकिन वहाँ ऐसा कोई माइक की सुविधा नहीं है। जैसे बहुत सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में देखिए, जो प्रोफेसर्स लेक्चर लेते हैं, 60 स्टूडेंट्स, 70 स्टूडेंट्स, 100 स्टूडेंट्स, 120 स्टूडेंट्स का वो रहता है, और आपकी आवाज आइडियली लास्ट बेंच तक पहुंचनी चाहिए। अगर वहाँ पे एक पब्लिक एड्रेस सिस्टम नहीं है, माइक नहीं है, तो नेचुरली आपको थोड़ा अपनी आवाज को और जोर लगाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको लगातार बोलना पड़ रहा है कि 3 घंटे 4 घंटे आप लगातार बात किए जा रहे हैं, बीच में बिल्कुल भी कोई ब्रेक नहीं हुआ है। तो हम बोलते हैं कि अगर हम अपने वोकल कॉर्ड्स मतलब जिनको हिलने से, जिनके मिलने से आवाज उत्पन्न होती है, तो अगर उनको हम बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो आपस में रगड़ते हैं, और रगड़ने के कारण उनमें स्वेलिंग हो जाती है, जिसको हम वोकल नॉड्यूल बोलते हैं। तो अगर वो नॉड्यूल बन जाता है तो हवा बीच में से निकल जाती है और आवाज में थोड़ा सा भारीपन आता है। तो हम बोलते हैं कि गला बैठ गया है, ज्यादा देर बोले, या अगर जैसे कुछ बहुत ज्यादा जोर जोर से रोए उसके बाद भी आवाज बैठ जाती है। आप शादी वगैरह में जाते हैं, खूब बैकग्राउंड नॉइस है, उसके अगेंस्ट हम बोल रहे हैं। आप जैसे बाहर मार्केट में जाते हैं, खूब शोर है और उसके बीच में आप किसी के फोन पे बात कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है। तो अगर वो वंस इन ए वाइल होता है तो ठीक है, लेकिन अगर वो कंटिन्यूसली हो रहा है, आपका रेगुलर बेसिस पे आप अपने वोकल कॉर्ड्स को ओवर यूज कर रहे हैं, अब्यूज कर रहे हैं, तो आपको वॉइस की प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो उनके लिए आपको एक प्रॉपर वोकल हाइजीन का प्रोग्राम हम देते हैं कि किस तरह से आपने यूज करना है। जो लोग बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते हैं, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले वाला खाना खाते हैं, प्लस उनको ये तो है ही कि उनका प्रोफेशन बोलने से रिलेटेड है, तो उनको भी हम लोग फिर डाइट में मॉडिफिकेशंस बताते हैं, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस बताते हैं, उनको पिच मॉड्यूलेशन सिखाते हैं, अलग अलग तरह की बेस्ड अपॉन क्या प्रॉब्लम है, तो वो हम लोग दिखाते हैं। हम जैसे बोलते हैं कि फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, हमारे जो अंदर चल रहा है वो आपके फेस के एक्सप्रेशन से पता लग जाता है। उसी तरह से जो आदमी आपको देख नहीं रहा है लेकिन आपकी वॉइस से पता लग जाता है कि वो आदमी नाराज है आपसे,
कि वो थोड़ा रोके चुका है या बहुत खुश है, क्योंकि आवाज में एक वो अलग से खनक पता लगती है जब आप बहुत एक्साइटेड रहते हैं, खुश रहते हैं। सो वॉइस को इसलिए आपको संभाल के रखना बहुत जरूरी है, उसका प्रॉपर इस्तेमाल करना जरूरी है। तो जो लोग प्रोफेशनल यूजर्स हैं, दे हैव टू फॉलो सर्टेन एक्सरसाइजेस ताकि वो अपनी आवाज को ठीक रख सके। हमें इसीलिए बोलते हैं कि पानी पीते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि पूरा ग्लास भर भर के पिए, बट अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, क्योंकि जब मुंह सूखता है या कुछ अंदर गले में ऐसे लगता है कि कुछ फंस रहा है, कुछ सक रहा है, तो आपको आवाज जो है वो आपकी ठीक नहीं आती है। तो जो एक्सरसाइजेस हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस हैं, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं, प्लस वोकल हाइजीन और डाइट मॉडिफिकेशन, इनसे बहुत मदद मिलती है। तो डॉक्टर अनु नागरकर जी, आज आपने तुतलाने को लेकर, हकलाने को लेकर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और हम समझते हैं आपकी इन जानकारियों का लाभ हमारे श्रोता साथी जरूर उठाएंगे और अपने बच्चों को समय रहते ही सही इलाज उपलब्ध करवा पाएंगे। आपकी इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं मैडम। श्रोताओं, अभी आप वाक एवं श्रवण विशेषज्ञ डॉक्टर अनु नागरकर से हुई बातचीत सुन रहे थे। तो श्रोताओं, मास्क लगाना, 2 गज की दूरी रखना और साबुन से समय समय पर हाथ धोना, ये अब आपकी आदत बन चुकी होगी। तो बस सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशहाल रहिए और कोविड-19 जागरूकता कार्यक्रम से अनुमति दीजिए अपने दोस्त संजय पांडेय को। नमस्कार। नमस्कार। हमारा देश और पूरा विश्व आज कोविड-19 की चुनौती का सामना कर रहा है। कोविड-19 अभी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे में हमारा फर्ज है कि हम सतर्क रहें। इसलिए जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। कोरोना से बचाव के लिए जरूरी है नियमित रूप से हाथ धोना, मास्क पहनना और आपस में उचित दूरी बनाए रखना। याद रखिए, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। खांसी, बुखार या सांस लेने में कठिनाई होने पर हेल्पलाइन नंबर 1075 पर संपर्क करें।